जोधपुर में लंबे समय तक छात्र राजनीति करके अब भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा एक नाम जो जमीन से जुड़ा हुआ है, सैकड़ों युवाओं से सीधा जुड़ाव रखता है, यानी यूथ आइकन है। देश के प्रधानमंत्री भी गुजरात में युवाओं को सर्वाधिक टिकट देकर स्पष्ट कर चुके हैं कि अब युवाओं का समय आ गया है। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी मारवाड़ जागरण मंच के गजेंद्र सिंह राठौड़, इनका परिवार राजनीतिक व फौजी पृष्ठभूमि से है। ऐसे परिवार से जुड़ा युवा अब राजनीतिक में आकर आम जन की सेवा करना चाहता है। छात्र राजनीति को राजनीतिक में जाने का पहला स्टेप माना जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। यही देखा हमने, जो भी छात्र राजनीति से जोधपुर विश्वविद्यालय से गए हैं उनमें से काफ़ी लोग विधायक, मंत्री, इवन चीफ मिनिस्टर जो वर्तमान में है अशोक जी, वो भी जोधपुर की छात्र राजनीति की देन है। तो इसका यूँ माने कि छात्र राजनीति में जैसे आप अध्यक्ष रहे थे और उसके बाद आप भी राजनीति करेंगे, विधायक या मंत्री बनना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं 98 के अंदर विश्वविद्यालय अध्यक्ष था। 93 में मेरे बड़े भाई शिवराज सिंह राठौड़ अध्यक्ष थे और हम दोनों उपाध्यक्ष भी रहे कला संकाय के। और इस यूनिवर्सिटी से अगर देखा जाए तो जालम सिंह जी, हरीश चौधरी, ये सब ऑलरेडी विधायक बन चुके हैं। बाबू सिंह राठौड़ और कई जो लोग सक्रिय थे राजनीति में, गजेंद्र सिंह जी, सब छात्र राजनीति की देन है। आपने भारतीय जनता पार्टी, जो आपकी पार्टी कहलाती है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, क्या आपने कभी टिकट मांगा पार्टी से? हाँ बिल्कुल, मैंने 2008 में मेरी बहुत सशक्त दावेदारी थी। 2008, 2009 लोकसभा, 2013 के अंदर और 2014 अगेन बड़ा क्लोज रहा है। 2008 में तो मेरा ऑलमोस्ट टिकट डिक्लेयर होने के बाद में नाम कटा था और 2009 लोकसभा भी बहुत नज़दीक रहा पॉलिसी मैटर के तहत, क्योंकि ऐसी पॉलिसी आ गई थी कि उस वक्त 4 सिटिंग एमपीज थे भाजपा के 2009 में, तो कहा कि अब चारों को रिपीट करेंगे, इसलिए पॉलिसी के तहत उस कारण से टिकट कटा। तो आपको नहीं लगा कि आप बागी हो जाएं, दूसरी पार्टी में चले जाएं, निर्दलीय खड़े हो जाएं? नहीं, सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मेरे चाचा जी नरपत सिंह जी जनसंघी है और बागी होने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूँ, सैन्य पृष्ठभूमि से आता हूँ, जहाँ राष्ट्रवाद वाली विचारधारा रखने वाली पार्टी के विरुद्ध तो बागी होने का सवाल ही नहीं होता। और जो पार्टी आपके लिए सब कुछ हो, उसके खिलाफ बगावत करना मैं सोच भी नहीं सकता। अगर पार्टी इस बार आपको अशोक गहलोत के सामने टिकट दे तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा अशोक गहलोत के सामने। और आपको लगता है आप जीत जाएंगे? ये बात तो मैंने 2008 में कह दी थी। अगर मुझे 8 में अगर टिकट दे दिया जाता तो मैंने बिल्कुल कहा था कि मैं वो चुनाव जीतता। और अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं जरूर लड़ूंगा, पर मेरी जो दावेदारी है वो शहर विधानसभा क्षेत्र से है। ऐसा क्यों? उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से पिछले 2 चुनावों में जो राजपूतों का भाजपा से पलायन हो रहा है, जिस तरीके से पलायन हो रहा है, क्योंकि नहीं करते जोधपुर शहर के अंदर सभी विधानसभा को अगर मिलाते हैं और पूरे जोधपुर लोकसभा के अंदर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा राजपूत मतदाता है। जो पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ पलायन हो, तो उस पलायन को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि मुझे शहर से चुनाव लड़ना चाहिए। वो पलायन रोकना चाहते हैं? मैं पलायन रोकने के पक्ष में हूँ। इस पलायन को रोकने के लिए ऐसी जगह से सेंटर होना चाहिए तो पूरे संभाग में हम पलायन रोकने में कामयाब होंगे। इस बार कहा जा रहा है कि जैसे रिवाज है, रिवाज कांग्रेस बदल देगी, 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस करके हम फिर से आ जाएंगे। क्या कहते हैं इस बारे में? कांग्रेस की बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको लग रहा है कि इस कैंप के माध्यम से ये जो फ्री
फ्री चीज़ें जो बांट रहे हैं, जो फ्रीबीज हैं, अगर फ्रीबीज के चलते ये लोग सोच रहे कि हम आ जाएंगे, ये उन टैक्स पेयर्स का पैसा है जो ऐसी जनता को दिया जा रहा है, फोकट में दिया जा रहा है, वो कतई भी प्रदेश के लिए कहते हैं ना अच्छा हो ही नहीं सकता। आप फ्री में चीज़ें बांटेंगे तो किसी भी प्रदेश का भला नहीं हो सकता, और इसके तहत अगर आना चाहते हैं तो नहीं आ पाएंगे, कभी भी नहीं आ सकते। आपने मारवाड़ जागरण मंच के नाम से एक मंच बना रखा है, उसमें कोई ऐसा काम जो उल्लेखित हो, रेखांकित हो? मारवाड़ जागरण मंच की स्थापना हमने 2008 में की थी, और तब से पहली बार जोधपुर में हिंदू नववर्ष क्या होता है युवाओं को हमने समझाया था। हर चौराहे पे 2008, 2009, 10 हर चौराहे पे जब हिंदू नववर्ष कोई नहीं मनाता था, हर चौराहे पे तिलक करना, पतासे से मुंह मीठा करना, ये हमने कार्य सिर्फ समाज में सनातन धर्म जागृति लाने के लिए हमने ये काम शुरू किया, और धीरे धीरे इस काम को अन्य संस्थाओं ने करना शुरू किया। जैसे अन्य संस्थाओं में जागृति आई, जैसे जन जागृति फैली, सनातनियों में जैसे जन जागृति फैली, तो हमने दूसरे काम धर्म के, जैसे कि नववर्ष पर ध्वजा वितरण का काम है, रामनवमी पे ध्वजा वितरण का काम है, हमने संस्कृति से जुड़े सारे सनातन धर्म से जुड़े जो संदेश हम दे सकते थे युवाओं में, हमने देने की कोशिश की। तो आज आपने बड़ी संख्या में वो ध्वजा बांटी थी, वो कितनी संख्या होगी लगभग? लगभग इस बार हमने जो नववर्ष से लेकर रामनवमी तक हमने 41,000 ध्वजाएं बांटी थी, और पूरे शहर में घर घर पैदल जाके वितरण ही नहीं, सिर्फ वितरण के अलावा हमने लगवाने का भी काम किया कि हमने ये सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति जिसको ध्वजा दी जा रही है वो अपने घर पे ध्वजा लगाए। हमने देखा था आप सड़कों पर आप खुद घूमकर ध्वजा लगा रहे थे, लोगों की गाड़ियां रोक के लगा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ऑटो में, गाड़ियों पे, घरों पे, प्रतिष्ठानों पर, दुकानों पर, सब जगह ध्वजा वितरण की गई थी और सब जगह लगाई थी। इसका मात्र यही था कि भाई नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि धर्म और संस्कृति क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद जब तक नेशनलिज्म अगर हमारे युवाओं में नहीं होगा तो उस देश के प्रति उनका कहते हैं ना, उनका भाव, उनकी भावना डेवलप ही नहीं हो सकती। पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि लोग राष्ट्रवाद की तरफ काफी आकर्षित हो रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की फिल्में बनने लगी है। अगर आप देखें तो इजराइल एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा देश है, पर वहां पर राष्ट्रवाद से ओतप्रोत जो जनमानस है वो पूर्ण रूपेण राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है, और वहाँ राष्ट्र से बढ़ के उनके लिए कोई चीज़ नहीं है, बाकी सब चीज़ें गौण है उनके लिए। तो हमें भी चाहिए, जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको समझाएं कि अगर राष्ट्र रहेगा तो सब कुछ रहेगा। उसके लिए उनके अंदर किस तरह से हम जागृति अभियान ला सकते हैं, जागृति पैदा कर सकते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। जब भी किसी संस्थान में, राजनीतिक में या कहीं भी सफल होने से पहले लोग कहते हैं कि एक अग्रणी हो, प्रेरणा स्रोत हो, कोई राजनीतिक में आपके लिए ऐसा नाम, कोई शख्सियत? राजनीति में मेरे को जो, अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं, राष्ट्रीय लीडर्स की बात करते हैं, तो अटल बिहारी जी वाजपेयी बहुत ही प्रभावशाली लीडर लगते हैं मुझे, जो उनकी शैली थी, कार्यशैली। चंद्रशेखर सिंह मुझे बहुत मजबूत लीडर लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी प्रकार के हल्के समझौते नहीं किए, ना ही अटल जी ने किए, ना चंद्रशेखर सिंह ने किए। तो बड़े मजबूत लीडर थे, और अपनी ताकत पे उन्होंने जो मुकाम हासिल किया खुद की ताकत पे किया, और दृढ़ संकल्पित थे कि हम वो जो एम लेके चल रहे हैं, जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं, हम जरूर पूरा करेंगे। ये राष्ट्रीय स्तर की बात हुई, प्रदेश स्तर पर कोई नाम जिससे आप प्रभावित हैं? प्रदेश स्तर पे अगर देखा जाए तो
भाजपा को पूर्ण बहुमत 2003 में वसुंधरा जी के नेतृत्व में मिला था और उसके 2013 में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, वो भी वसुंधरा जी के नेतृत्व में मिला। अगर भाजपा की बात करते हैं और लीडरशिप की बात करते हैं तो जो बुलंदियां भाजपा ने वसुंधरा जी के नेतृत्व में छुई थी, ना तो पहले कभी उस लेवल पर पहुंचे और अभी देखते हैं आगे क्या होना है। चुनाव अगर आपको टिकट मिलता तो क्या आपको तैयारियां करनी पड़ेगी, अभी तैयारियां है आपकी? मैं 24/7 और लगभग पिछले 25 साल से जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के लिए ही जीता हूँ और जनता के लिए ही कहते हैं ना, उनके साथ ही खड़ा मिलता हूँ। तो मेरी तो पिछले 25 साल से तैयारी चल रही है। मतलब आपको अगर टिकट मिलता है तो स्पेशली आपको प्रत्याशी बनाया जाता है तो खास तैयारी की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं तो हमेशा रहता ही जनता के बीच में हूँ और एक बार आप देखिए, प्रत्याशी बनाया जाए तो जनता जवाब दे देगी, जनता अपना जवाब देगी। अगर आपको शहर से प्रत्याशी बनाया जाता है तो सामने कांग्रेस से मनीषा पंवार है जो एक बार जीत चुकी है, आपको नहीं लगता कि आपके लिए खतरे वाली सीट है? मैंने अभी आपसे कहा मनीषा जी विधायक हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ मैं पिछले 25 साल से जनता के बीच में रहा हूँ और आज भी शहर में, पूरे जोधपुर शहर की बात कर रहा हूँ मैं, हर जगह जहाँ भी मुझे काम करने का मौका मिलता है, जरूरी नहीं है कि कोई विधानसभा वाइज काम करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं शहर में काम कर रहा हूँ तो सदापुरा में नहीं कर रहा या सूरसागर में। जहाँ भी जन समस्या होती है, मारवाड़ जागरण मंच के माध्यम से उन जन समस्याओं का हल करने की कोशिश करते हैं। अभी उमेश सागर की बात बताता हूँ मैं आपको। उमेश सागर सूरसागर क्षेत्र का पार्ट है, उधर अतिक्रमण को लेकर पिछले हम 2 सालों से काम कर रहे हैं। अब ये स्थिति हो गई है कि सरकार की ये हालत हो गई है कि कहती है सरकार की उसके पास जाब्ता नहीं है, जाब्ता के अभाव में खाली नहीं करवा पा रहे, मतलब सरकार की गले आ रखी है, पर हाँ हम उसे खाली करवा के रहेंगे। कांग्रेस ने प्रदेश में जैसे कहा जा रहा है कि पिछले 5 सालों में सरकार बची है, चला ही नहीं है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? अब इस बारे में तो अब मैं क्या बताऊं, ये तो रोज न्यूज़पेपर बता रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस के एमएलए मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आए दिन ब्लैकमेल करते हैं, ये शर्तें मनवा लेते हैं, वो मनवा लेते हैं। मैंने अशोक जी को इन 3 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं ये इस बार, और तीनों बार में पहली बार इतना लाचार देखा उनको। इससे पहले भी हमें उनको मुख्यमंत्री देखा है, पर इस वक्त जितने वो लाचार दिखाई दे रहे हैं आज से, इससे पहले कभी दिखाई नहीं दी। मतलब वो अपनी टीम से पीड़ित हैं वो। बिल्कुल, आए दिन आप देखिए ना, कभी उनके मंत्री उनके खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनके खिलाफ बोल रहे हैं। उनके अब किसका नाम लूं, उनके पक्ष में कौन है भगवान जानता है। सचिन पायलट भाजपा के लिए फायदेमंद रहेंगे? भाजपा एक विचारधारा वाली पार्टी है, भाजपा इन चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं देती। भाजपा मेहनत पर और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव जीतने की क्षमता रखती है। कौन क्या कर रहा है, अशोक जी फायदेमंद रहेंगे या सचिन रहेंगे या शांति धारीवाल रहेंगे, ये भाजपा का विषय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे स्टूडियो आकर हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कला जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।